दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के मशहूर नॉवल स्पार्कलिंग साइनाइड का तीसरा भाग। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उन्हें सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और अब फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। स्पार्कलिंग साइनाइड भाग 3 अध्याय 2। वेटर गिसअप एक अधेड़ आदमी था, दुबला पतला, घबराया हुआ सा। वो 16 साल की उम्र से इस देश में था और उसने एक अंग्रेज औरत से शादी की थी। उसने इंस्पेक्टर कैंप को बताया, ये बात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ देने वाली है। उस मेज़ की देखभाल मैं ही करता हूँ, मैं ही शराब परोसता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। 1 साल पहले और अब फिर से। कैंप ने उससे कहा कि वो पिछली रात की हर छोटी से छोटी बात के बारे में उसे बताए, यहाँ तक कि शैम्पेन के बारे में भी। गिसअप ने बताया वो 1928 की बहुत बढ़िया और महंगी शराब थी। मिस्टर बार्टन को बढ़िया खाना और शराब हमेशा से ही पसंद है। क्या उन्होंने शराब पहले से ही ऑर्डर कर रखी थी? कैंप ने पूछा। जी हाँ सर, उन्होंने चार्ल्स के साथ सब कुछ तय कर रखा था। उन्होंने मेज़ पर जो खाली जगह थी उसके लिए भी इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने चार्ल्स को भी बताया था और मुझे भी। एक युवती को देर शाम आकर वहाँ बैठना था। युवती को? क्या तुम जानते हो कि वो कौन थी? रेस और कैंप ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए पूछा। जी नहीं सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि उस लड़की को बाद में आना था। मिस्टर जॉर्ज ने शराब की 2 बोतलों के लिए ऑर्डर किया था और अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी भी तैयार रहे। पहली बोतल काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी, दूसरी मैंने कैबरे के थोड़ी देर पहले ही खोली थी। फिर मैंने ग्लास भर के बॉटल को आइस बॉक्स में रख दिया। तुमने आखिरी बार मिस्टर बार्टन को अपने ग्लास से पीते कब देखा था? रेस ने पूछा। जी, मेरे ख्याल से जब कैबरे ख़त्म हुआ था तो सब ने मैडम की सेहत के लिए जाम पिया था। उनका जन्मदिन था। फिर वो सब उठकर नाचने लगे। उसके बाद जब वो वापस आए तो मिस्टर बार्टन ने पी और बस वो मर गए। क्या जब वो लोग नाच रहे थे तो तुमने ग्लास भरे थे? नहीं सर, जब उन्होंने मैडम के लिए जाम पिया था तो ग्लास भरे हुए थे और उन लोगों ने ज़्यादा नहीं पी थी। ग्लासों में काफ़ी शराब बची हुई थी। जब वो लोग नाच रहे थे उस वक्त क्या कोई मेज़ के पास आया था? कोई भी आदमी? जी नहीं सर, मुझे पक्का पता है कोई नहीं आया था। क्या वो सब एक ही वक्त पर नाचने के लिए उठे थे? जी हाँ। और लौटे भी एक साथ ही थे? जी, मिस्टर बार्टन सबसे पहले लौटे थे मैडम के साथ। उसके बाद वो गोरे सज्जन मिस्टर फैराडे और काली ड्रेस वाली लड़की, फिर लेडी अलेक्जेंड्रा और वो दूसरे गहरे रंग वाले जनाब सबसे बाद में आए थे। ठीक है, ये बताओ गिसअप कि अगर उन लोगों में से किसी ने भी मिस्टर बार्टन के ग्लास में कुछ डाला होता तो क्या तुम देख लेते? मैं ठीक से कह नहीं सकता सर। मेरे पास वहाँ की 2 मेज़ और मेन रेस्टोरेंट में 2 मेज़ और भी होती हैं। मुझे खाना परोसना होता है। मैं मिस्टर बार्टन वाली टेबल को नहीं संभाल रहा था। कैबरे के बाद करीब सब लोग उठकर डांस करने लगे थे, इसलिए उस वक्त मैं खाली खड़ा हुआ था और इसीलिए मैं इतने पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि उस वक्त मेज़ तक कोई नहीं आया था। वैसे सर, मैं एक बात पूछना चाहता था। सिर्फ 1 साल पहले मिसेस बार्टन ने खुदकुशी कर ली थी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर बार्टन इतने दुखी हों कि उन्होंने खुद को भी वैसे ही मार डालने का फैसला कर लिया हो? बेशक हमारे रेस्टोरेंट के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो आदमी खुदकुशी करने वाला हो वो भला रेस्टोरेंट के बारे में क्यों सोचेगा? नहीं गिसअप, मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना आसान है, कैंप ने कहा और फिर कुछ और सवाल पूछने के बाद गिसअप को वहाँ से रवाना कर दिया। गिसअप के जाने के बाद दरवाज़ा बंद होने पर रेस ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमसे यही सोचने की उम्मीद रखी जा रही है कि जॉर्ज ने खुदकुशी की है? कैंप मुस्कुराया और बोला, शोक में डूबा पति पत्नी की मौत की बरसी पर अपने आप को मार डालता है। कितनी वाहियात सी बात है। ऐसा नहीं है कि उसकी बरसी थी, लेकिन बरसी काफ़ी नज़दीक थी। हाँ, ये ऑल सोल्स डे था, रेस ने कहा। हाँ, वो तो था। हो सकता है कि जॉर्ज की यही योजना हो, लेकिन वो जो कोई भी था उसे उन चिट्ठियों के संभाले जाने के बारे में पता नहीं हो सकता था, और ये भी कि मिस्टर बार्टन ने तुमसे सलाह ली थी और उनको आयरिस मार्ले को भी दिखाया था। खैर, जो भी हो, मुझे 12:30 बजे किडरमिंस्टर हाउस पहुंचना है और उससे पहले हमारे पास उन बाकी दोनों मेज़ों पर बैठे लोगों से मिलने के लिए टाइम है। तो तुम भी मेरे साथ चल रहे हो ना कर्नल? अध्याय 3। मिस्टर मोरालेस रिट्ज होटल में ठहरा हुआ था। जब वे दोनों उसके पास पहुंचे उस वक्त भी वो रात के नशे की खुमारी से उबरा नहीं था। वो अमेरिकी नागरिक था और वहीं की कोई बोली बोलता था। पिछली शाम की उसकी यादें काफ़ी धुंधली थीं
और कैंप को उससे काम की कोई भी बात पता नहीं चल पाई। वहां से वो दोनों ब्रुक स्ट्रीट चले गए, जहां एक गुस्सैल आदमी ने उनका स्वागत किया। ये था माननीय पैट्रिशिया ब्राइस वुडवर्थ का पिता। जनरल वुडवर्थ ने काफ़ी खरी खरी टिप्पणियां करते हुए उनका स्वागत किया। उनके हिसाब से ये कहने का क्या फ़ायदा था कि उनकी बेटी इस तरह के मामले के बीच कहीं उलझी हुई थी। अब क्या एक लड़की अपने मंगेतर के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं जा सकती? इंग्लैंड में आखिर ये हो क्या रहा था? वो बेचारी तो उन लोगों को जानती तक नहीं थी। ये जेरोल्ड भी कितना बेवकूफ़ था जो उनकी बेटी पैट को वहाँ ले गया था। ये नौजवान समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन चाहे जो हो जाए वो अपनी बेटी को इस तरह से तंग करने, सताए जाने या सवाल पूछे जाने नहीं देंगे, और वकील की राय के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। वो लिंक्स-इन में एंडरसन को फ़ोन करके पूछेंगे। यहाँ पर जनरल थोड़ा रुका और रेस को देखता हुआ बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है वो याद नहीं आ रहा। रेस ने तपाक से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बैडरपोर, 1923। जनरल के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। जॉनी रेस, तुम इस सारे तमाशे के बीच क्या कर रहे हो? रेस मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारी बेटी से पूछताछ करने की बात आई तो मैं चीफ इंस्पेक्टर के साथ था। मैंने सुझाव दिया कि उन लोगों को स्कॉटलैंड यार्ड बुलाने की जगह हम खुद उनके यहाँ चलते हैं, और इसीलिए मैं भी साथ में आ गया। तभी दरवाज़ा खुला और मिस पैट्रिशिया ब्राइस वुडवर्थ अंदर आई। एक सुलझे हुए नौजवान की तरह उसने पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लिया। आते ही उसने कहा, हेलो, आप लोग स्कॉटलैंड यार्ड से हैं ना? कल रात के सिलसिले में मैं तो खुद ही चाहती थी कि आप लोग यहाँ आए। क्या मेरे डैडी आपको परेशान कर रहे हैं? मत कीजिए ना डैडी, आपको पता है ना डॉक्टर ने आपके ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहा है। आप हर एक बात को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? मैं इंस्पेक्टर को अपने कमरे में ले जा रही हूँ और आपके पास वॉल्टर को भेजती हूँ, थोड़ी विस्की सोडा के साथ। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फिर वो उन्हें अपने कमरे से बाहर ले गई, अपने पिता को उनकी स्टडी में बंद करके। उसने कहा, मेरे बेचारे डैडी बहुत जल्दी फिक्र में पड़ जाते हैं। इसके बाद की बातचीत काफ़ी दोस्ताना रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वो और उसका मंगेतर पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोए थे और अपने आसपास की किसी भी चीज़ पर उन दोनों का ध्यान नहीं था। उसने सिर्फ एक चीज़ को नोटिस किया था, और वो थी सैंड्रा फैराडे की एक बड़े डिज़ाइनर की पोशाक। यहाँ से विदा लेकर अब ये लोग मिस शैनन के यहाँ पहुँचे। उसका फ्लैट सस्ता और छोटा लेकिन नए फैशन का था। देखने में वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। उसने दोनों आदमियों का स्वागत किया और उनको सिगरेट पेश की। कैंप ने आमतौर पर पूछे जाने वाले कुछ सवालों से शुरुआत की, बीच वाली मेज़ पर बैठे लोगों की चाल ढाल और व्यवहार के बारे में। अगले ही पल जाहिर हो गया कि क्रिस्टीन बहुत ही ध्यान और होशियारी से सब कुछ देखती थी। उसने बताया, पार्टी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं चल रही थी, ये बात मैं आसानी से देख सकती थी। मुझे बेचारे होस्ट के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि सब ठीक से चले, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसकी दाईं तरफ जो लंबी औरत बैठी थी वो एकदम अकड़ी हुई सी थी, और उसके बाईं तरफ वाली बच्ची एकदम पागल थी, क्योंकि वो सामने वाले हैंडसम नौजवान के साथ नहीं बैठी थी। जहाँ तक उसके पास बैठे लंबे गोरे आदमी का सवाल था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट खराब हो। वो अपना खाना ऐसे खा रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसकी बगल में बैठी औरत उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद भी काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। कर्नल रेस ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, तुमने तो काफ़ी कुछ देख लिया मिस शैनन। जी, सही कहा आपने। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। असल में मैं खुद भी बहुत बोर हो रही थी। मैं लगातार 3 शामों से अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही थी और उसकी बोरिंग बातों से पक चुकी थी, और इसीलिए मैं इधर उधर की बातों पर पूरा ध्यान दे रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसी चीज़ देखी जो ये केस सुलझाने में हमारी मदद कर सके? क्रिस्टीन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि उसे किसने मार डाला। उसने शैम्पेन का एक घूंट पिया और वो नीला पड़ गया और लुढ़क गया। क्या तुम्हें याद है कि उसने उससे पहले आखिरी बार अपने ग्लास से कब घूंट भरा था? इंस्पेक्टर ने पूछा। लड़की सोचने लगी, फिर बोली, हाँ याद आया, कैबरे के एकदम बाद। लाइटें जल गई थीं और उसने अपना ग्लास उठाया, फिर कुछ कहा और बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी के नाम टोस्ट किया हो। उसके बाद म्यूज़िक शुरू हो गया और वो सब डांस करने चले गए, हंसते हुए, अपनी कुर्सियाँ पीछे सरकाते हुए। क्या वो सब लोग एक साथ ही गए थे? जी हाँ। और किसी ने भी मिस्टर बार्टन के ग्लास को नहीं छुआ था? जी नहीं, बिल्कुल किसी ने भी नहीं, मुझे पक्का यकीन है। और जब तक वो वापस नहीं आए थे
तब तक कोई और भी मेज़ के पास नहीं आया था? जी नहीं इंस्पेक्टर, कोई भी नहीं, सिर्फ उस वेटर को छोड़कर। वेटर? कौन सा वेटर? वो नए वेटर्स में से एक था, एप्रन पहनने वाला, करीब 16 साल का होगा। असली वेटर नहीं था वो, मेरे ख्याल से इटालियन था। और उस वेटर ने क्या किया? क्या उसने ग्लासों को भरा था? क्रिस्टीन ने इनकार में सिर हिलाया और बोली, अरे नहीं नहीं, उसने मेज़ पर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। उसने सिर्फ एक बैग को उठाया जो उठते समय लड़कियों में से किसी एक ने गिरा दिया था, और फिर उसने उसे मेज़ पर रख दिया। बस इतना ही किया। वो बैग कौन सी लड़की का था? रेस ने पूछा। क्रिस्टीन को सोचने में 2 पल लगे। फिर उसने कहा, हाँ याद आया, वो उस बच्ची का बैग था, हरा और गोल्डन। बाकी दोनों औरतों के बैग काले रंग के थे। क्या तुम्हें पक्का यकीन है क्रिस्टीन कि उसने मेज़ पर पड़े गिलासों में से किसी को भी नहीं छुआ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ। उसने जल्दी से बैग को रखा और भाग गया, क्योंकि एक बड़ा वेटर उस पर गुस्सा हो रहा था, कहीं जाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए। अच्छा शैनन, ये भी तो हो सकता है कि मेज़ के पास कोई और भी गया हो इस बीच, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस तरफ ना गया हो। जी नहीं सर, मुझे पक्का यकीन है कि कोई नहीं गया। मैं चीज़ों को अच्छी तरह से देखती हूँ, और जहाँ पर मैं बैठी हुई थी वहाँ उस खाली मेज़ को देखने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था। इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि कोई भी और उस मेज़ के पास नहीं गया। कुछ और इधर उधर के सवाल पूछने के बाद वो दोनों क्रिस्टीन के फ्लैट से बाहर निकल आए। कैंप ने कहा, बाहर से मदद मिलने का हमारा आखिरी मौका भी गया हाथ से। ये लड़की एकदम सही तरह की गवाह है, चीज़ों को अच्छी तरह से देखती है और ठीक ठीक याद भी रखती है। अगर देखने लायक वहाँ कुछ होता तो उसने ज़रूर देख लिया होता। तो इस बात का मतलब है कि वहाँ देखने के लायक कुछ था ही नहीं। वाकई यकीन नहीं होता इस बात पर। आखिर ये हुआ कैसे होगा? जॉर्ज ने शैम्पेन पी, फिर जाकर डांस किया, फिर वापस आया, उसी ग्लास से फिर पिया जिसे किसी ने छुआ तक नहीं है, और उसके अंदर अचानक साइनाइड आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो छोटा लड़का उस मेज़ तक गया था, वो वेटर, उसी ने कुछ किया हो? रेस ने नामे सिर हिलाया और बोला, अगर उसने बार्टन के ग्लास में कुछ मिलाया होता तो उस लड़की ने उसे ज़रूर देख लिया होता। वो बारीकियों पर ध्यान देने वाली लड़की है। इस बात की कोई और ही सफाई होनी चाहिए। हाँ, एक सफाई तो ये हो सकती है कि जॉर्ज ने खुद ही अपनी शैम्पेन में जहर मिला लिया हो, इंस्पेक्टर कैंप ने कहा। हाँ, ये भी हो सकता है, रेस ने कहा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कैंप, उसे ये बात मालूम नहीं थी कि वो चीज़ साइनाइड है। कैंप थोड़ा चौंका और बोला, तुम्हारा मतलब है कि वो किसी ने उसे दिया, उससे ये कहकर कि वो बदहज़मी या ब्लड प्रेशर या ऐसी ही किसी चीज़ के लिए था? हाँ, ऐसा हो तो सकता है। तो फिर ये कोई कौन होगा भला? दोनों फैराडे में से तो कोई नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल से एंथनी ब्राउन का होना भी उतना ही नामुमकिन है। तो फिर ऐसे काम के लिए तो हमारे पास 2 ही लोग बचते हैं, एक प्यार करने वाली साली और एक डेडिकेटेड सेक्रेटरी। ये दोनों ज़रूर उसे ऐसा कुछ दे सकती थी। चलो उनसे भी बात करके देखते हैं। मुझे तो अभी किडरमिस्टर हाउस जाना है रेस। और तुम क्या करने वाले हो? रेस ने जवाब दिया, मैं सोचता हूँ अपने दोस्त की सेक्रेटरी से मिल आऊँ, उसे लंच पर बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। वो तो ठीक है रेस, लेकिन तुम्हें मिस मार्ले से भी मिलना चाहिए। हाँ हाँ, चिंता मत करो कैंप, मैं मिस आयरिस मार्ले से भी मिलने जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं उनके घर उस वक्त जाना चाहूँगा जब वो घर पर नहीं होगी। जानते हो क्यों कैंप? क्योंकि वहाँ पर कोई है जो चहकता है, एक छोटे से पंछी की तरह चहकता है। और ये बात पूरी तरह से सच है कैंप, कि ऐसे चहकने वाले हमें बहुत कुछ बता सकते हैं अगर हम उन्हें पूरी तरह से चहकने का मौका दें। कैंप को कुछ समझ नहीं आया और रेस मुस्कुराते हुए दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। अध्याय 4। दोनों आदमी अलग हो गए। रेस ने एक टैक्सी को रोका और शहर में जॉर्ज बार्टन के दफ्तर तक गया। चीफ इंस्पेक्टर कैंप बस से किडरमिस्टर हाउस तक गया। सीढ़ियां चढ़कर उनकी घंटी बजाते समय इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर था। वो जानता था कि वो एक मुश्किल रास्ते पर था। किडरमिस्टर ग्रुप का राजनीति में बहुत रसूख था और उसकी शाखाएं देश भर में जाल की तरह फैली हुई थीं, और इसीलिए उसे अपनी सारी बातचीत बहुत ही सावधानी से करनी थी। घर के बटलर ने उसे एक कमरे में बैठाया जहां पर उसे लॉर्ड किडरमिस्टर मिला, अपनी बेटी और दामाद के साथ उसका इंतजार करते हुए। लॉर्ड ने कहा, तुम बिल्कुल समय पर आए हो इंस्पेक्टर, और मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम खुद यहाँ चले आए, बजाय इसके
कि मेरी बेटी और दामाद को स्कॉटलैंड यार्ड बुलवाते। वैसे तो अगर ऐसा करना ज़रूरी होता तो वो दोनों खुशी से ऐसा करते, लेकिन फिर भी तुमने जो हमारा ध्यान रखा उसके लिए शुक्रिया। देखो इंस्पेक्टर, मैं तुमसे ये बात छुपाऊंगा नहीं कि हम सब लोगों के लिए ये सारा मामला बड़ा ही तकलीफ देने वाला और नागवार है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि मेरी बेटी और दामाद को एक आम जगह पर अचानक हुई एक मौत के साथ जोड़ा गया है, वही रेस्टोरेंट और एक ही परिवार के 2 लोग। इस तरह की बदनामी किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। हम सब इस बात को समझते हैं और मेरी बेटी और दामाद दोनों ही तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हैं, इस उम्मीद में कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को निपटा कर ख़त्म कर दिया जाए। जी हाँ सर, हमारी पूरी तरह से यही कोशिश रहेगी, इंस्पेक्टर कैंप ने कहा। पास ही बैठी सेंड्रा फैराडे ने कहा, आप जो भी सवाल पूछना चाहें पूछिए। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ कहता, लॉर्ड ने फिर से टोकते हुए कहा, सिर्फ एक बात इंस्पेक्टर, मुझे मेरे दोस्त कमिश्नर से पता चला है कि इस आदमी जॉर्ज बार्टन की मौत को खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल माना जा रहा है, जबकि देखने में और आम लोगों के लिए खुदकुशी ज़्यादा मुमकिन वजह लग रही है। तुम्हें भी ऐसा ही लगा था ना सेंड्रा माय डियर कि ये खुदकुशी है? सेंड्रा ने जवाब दिया, हाँ डैडी, कल रात को तो मुझे ये जाहिर सा लगा था। हम लोग उसी रेस्टोरेंट में थे, बल्कि उसी मेज़ पर थे जहाँ पिछले साल बेचारी रोज़मेरी ने जहर खा लिया था। गर्मियों में हम गांव में मिस्टर बार्टन से थोड़ा बहुत मिले थे और वो काफ़ी अजीब से लगते थे, जैसे अपने आप में ना हो, और हम सबको लगा कि उनकी पत्नी की मौत का गम उनको खा रहा है। आप जानते ही हैं कि वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी उसकी मौत से उबर पाया। इसीलिए खुदकुशी का ख्याल ही मुझे मुमकिन लगा। और ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि कोई भी जॉर्ज बार्टन का कत्ल भला क्यों करना चाहेगा। स्टीफन फैराडे जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, बार्टन एक अच्छा आदमी था। मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया में उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। चीफ इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, इन्हें बता देना ही बेहतर होगा। फिर उसने कहा, देखिए लेडी अलेक्जेंड्रा, जो आप कह रही हैं मेरे ख्याल से वो काफ़ी ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानती। असल में जॉर्ज बार्टन ने मरने से पहले 2 लोगों को ये बात बताई थी कि उसे इस बात पर यकीन है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी नहीं की थी, जैसा कि सब लोग समझ रहे थे। उसे किसी ने जहर देकर मारा था और वो उस आदमी को खोजने की कोशिश कर रहा था। कल रात की पार्टी हकीकत में उसके किसी प्लान का हिस्सा थी जो उसने अपनी पत्नी के खूनी को पहचानने के लिए बनाई थी। कमरे में एक पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई, एक अजीब सी निराशा भरी खामोशी। लॉर्ड किडरमिंस्टर ने सबसे पहले अपने आप को संभाला और बोला, लेकिन यकीनन ऐसा समझना इस तरफ भी तो इशारा करता है कि बेचारा बार्टन अपने आप में नहीं था। हो सकता है पत्नी की मौत के सदमे ने उसे पागल कर दिया हो। जी हाँ, आपने सही कहा लॉर्ड, लेकिन ये बात ये भी बताती है कि उसकी मनोदशा खुदकुशी करने वाली कतई नहीं थी। स्टीफन फैराडे ने कहा, लेकिन बार्टन के दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? आखिर मिसेस बार्टन ने खुदकुशी की थी? चीफ इंस्पेक्टर ने उसके ऊपर एक गंभीर नज़र डाली और बोला, लेकिन बार्टन ऐसा नहीं सोचता था। और अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा लेडी अलेक्जेंड्रा। जी हाँ, ज़रूर पूछिए। क्या आपको मिस्टर बार्टन की मौत के वक्त कोई शक नहीं हुआ कि ये खुदकुशी की जगह कत्ल हो सकता है? जी नहीं इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं। मुझे उस वक्त भी पूरा यकीन था कि ये खुदकुशी है और अब भी वही है। अच्छा ये बताइए लेडी कि क्या पिछले 1 साल में आपको कोई बेनामी चिट्ठियाँ मिली हैं? लेडी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। बेनाम चिट्ठियाँ? नहीं तो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला इंस्पेक्टर। ठीक है, आपने ये कहा था कि इन गर्मियों में मिस्टर बार्टन के हाव भाव कुछ अजीब से थे। किस तरह से अजीब थे? सेंड्रा ने एक पल सोचा, फिर बोली, वो काफ़ी घबराया हुआ सा दिखता था, एकदम नर्वस। उससे कुछ कहा जाता था तो लगता था जैसे वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा हो। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता था स्टीफन? उसने अपने पति की तरफ मुड़ते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, वो ठीक वैसा ही दिखता था जैसा तुम कह रही हो डार्लिंग। कैंप ने अगला सवाल किया। अच्छा ये बताइए, क्या आपने अपने या आपके पति की तरफ उसके रवैये में कोई फ़र्क देखा, जैसे वो पहले से कम मिलनसार हो गया हो? अरे नहीं इंस्पेक्टर, इसके ठीक उल्टा हुआ था। आपको पता है, उसने तो हमारे घर के बहुत ही पास एक घर भी ले लिया था और हम जो भी उसके लिए कर पाते थे उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार लगता था। मेरा मतलब है लोकल लोगों से उसकी मुलाकात वगैरह करवाना। हम उसके लिए जो भी कर सकते थे खुशी से करते थे।
उसके लिए भी और आयरिस मार्ले के लिए भी, जो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। क्या स्वर्गीय मिसेस बार्टन आपकी अच्छी दोस्त थीं, लेडी अलेक्जेंड्रा? जी नहीं, हम बहुत करीब नहीं थे। वो ज़्यादा करके स्टीफन की दोस्त थी। असल में उसे राजनीति में दिलचस्पी हो गई थी और स्टीफन उसकी मदद करता था राजनीति सिखाने में। अच्छा, क्या आपको इस बात का कोई अंदाज़ा है कि जॉर्ज ने गांव में घर क्यों खरीदा था? क्या आपने या आपके पति ने उसे ये सलाह दी थी? जी नहीं, ये बात तो हमारे लिए भी काफ़ी हैरानी वाली थी। और आपकी तरफ उसका रवैया हमेशा दोस्ताना रहा था? जी हाँ, एकदम दोस्ताना। अच्छा, आप एंथनी ब्राउन के बारे में क्या जानती हैं लेडी? जी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती। मैं उसे बस कभी कभार ही मिली हूँ। और आप क्या जानते हैं मिस्टर फैराडे? जी, मैं भी एंथनी ब्राउन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मिस्टर फैराडे, क्या आपने उस वक्त जो देखा उसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि एंथनी ब्राउन का मिसेस बार्टन से बहुत करीबी रिश्ता था? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है इंस्पेक्टर। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो दोस्त थे। और आपकी इस बारे में क्या राय है लेडी अलेक्जेंड्रा? सैंड्रा ने एक पल सोचा, फिर बोली, देखिए, मेरी तो यही राय बनी थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उनकी दोस्ती काफ़ी नज़दीकी थी। जिस ढंग से वो एक दूसरे को देखते थे उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैंप ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और ये भी जानता हूँ कि इन मामलों में अक्सर औरतों की परख बहुत ही अच्छी होती है। और मिस लेसिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है लेडी अलेक्जेंड्रा? मेरे ख्याल से मिस लेसिंग मिस्टर बार्टन की सेक्रेटरी थी इंस्पेक्टर। जिस शाम मिसेस बार्टन की मौत हुई, मैं उसी शाम उससे पहली बार मिली थी। उसके बाद मैं उसे एक बार फिर मिली जब वो गांव में रह रही थी, और उसके बाद कल रात। क्या आपको कभी ऐसा लगा लेडी कि वो जॉर्ज बार्टन से प्यार करती थी? जी नहीं इंस्पेक्टर, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद इंस्पेक्टर ने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन उसे कोई नई बात नहीं पता चली सिवाय उन सारी बातों के जिनको वो पहले से ही जानता था। सिर्फ एक चीज़ थी जिसे इंस्पेक्टर अपनी जानकारी में इजाफा मान सकता था, और वो था सैंड्रा का बयान फेयर हेवन में जॉर्ज के साथ उसकी बातचीत के बारे में, और जॉर्ज की ये दलील कि सैंड्रा और उसका पति आयरिस की खातिर इस पार्टी में उसका साथ दें। उसने अपनी नोटबुक में एक दो चीज़ें नोट की और फिर उठ खड़ा हुआ। स्टीफन फैराडे की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, मैं चलता हूँ मिस्टर फैराडे, लेकिन एक दो छोटे छोटे से नुक्ते हैं जिनमें मेरे ख्याल से आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेडी अलेक्जेंड्रा को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझे स्कॉटलैंड यार्ड में फ़ोन करें तो हम मिलने का वक्त तय कर लेंगे, जो भी आपके लिए उचित हो। मैं जानता हूँ आप कितने बिजी आदमी हैं। स्टीफन ने अपनी घड़ी देखते हुए बस इतना ही कहा। जी हाँ, ज़रूर इंस्पेक्टर, अब मैं चलता हूँ, मुझे पार्लियामेंट पहुँचना है। स्टीफन और इंस्पेक्टर के जाने के बाद लॉर्ड किडरमिंस्टर ने अपनी बेटी से बिना इधर उधर की बात किए सीधे एक सवाल पूछा, क्या स्टीफन की उस औरत से इश्कबाजी चल रही थी? अरे नहीं डैडी, अगर ऐसा होता तो मुझे ज़रूर पता होता। स्टीफन उस टाइप का आदमी नहीं है। रोज़मेरी बार्टन तो उस दूसरे आदमी एंथनी ब्राउन की दोस्त थी। वो दोनों हर जगह साथ जाते थे। लॉर्ड किडरमिंस्टर को अपनी बेटी की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं आया। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसका चेहरा उदास और घबराया हुआ था। वो ऊपरी मंजिल पर अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। उसने इंस्पेक्टर से बात करने के लिए आते वक्त अपनी पत्नी के नीचे आने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी का घमंडी तौर तरीका एक अच्छी खासी दुश्मनी खड़ी कर लेगा, और इस मौके पर पुलिस के साथ दुश्मनी गांठना सही कदम नहीं होने वाला था। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने पूछा, ओह, हो गया सब, कैसा रहा? लॉर्ड किडरमिंस्टर ने धीरे से कहा, ऊपर से तो ठीक ही लग रहा है। कैंप एक तमीज़ वाला आदमी है, उसने सारी बात को समझदारी से संभाला है। तो इसका मतलब बात वाकई गंभीर है, लेडी किडरमिंस्टर ने कहा। हाँ, गंभीर है विकी। हमें सैंड्रा को कभी उस आदमी से शादी नहीं करने देनी चाहिए थी। उस वक्त मैंने भी तो यही कहा था, लेकिन मेरी बात सुनी किसने? उसकी पत्नी ने कहा। हाँ हाँ, मानता हूँ कि तुम सही थीं और मैं गलत था, लेकिन तुम सैंड्रा का स्वभाव जानते ही हो। जब उसका मन किसी चीज़ पर आ जाता है तो आप उससे पलट नहीं सकते। असल में तो उसका फैराडे से मिलना ही एक तबाही की बात थी। एक ऐसा आदमी जिसके आगे पीछे के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, और जब मुसीबत आए तो कौन कह सकता है कि ऐसा आदमी क्या नहीं कर देगा? लेडी किडरमिंस्टर ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, समझी। तो तुम्हारा ख्याल है कि हमने एक कातिल को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है? ये तो मैं नहीं जानता विकी, लेकिन पुलिस का यही ख्याल है।
और पुलिस वाले काफ़ी होशियार होते हैं। ये तो जाहिर है कि स्टीफन का इस औरत से नाजायज़ रिश्ता था। अब या तो उसने स्टीफन के लिए खुदकुशी कर ली या स्टीफन ने उसे मार डाला। अब जो भी हुआ हो, इस बात का पता बार्टन को चल गया और वो राज को खोलने और स्कैंडल खड़ा करने की तरफ बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है स्टीफन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसे भी जहर दे दिया। लेडी किडरमिंस्टर ने ना में सिर हिलाया और बोली, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर मुझसे पूछो तो स्टीफन कभी ऐसा करने की हिम्मत जुटा ही नहीं सकता था। वो बहुत ही डरपोक टाइप का आदमी है। वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये काम सैंड्रा ने? लॉर्ड किडरमिंस्टर के मुंह से इससे आगे की बात निकल नहीं पाई। उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा कहने से भी मुझे नफरत है, लेकिन कायर बनकर मुमकिन बातों का सामना करने से इनकार कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस आदमी से अंधी मोहब्बत करती है। उसके लिए वो कोई भी जोखिम उठा सकती है, कोई भी, बिना कीमत का हिसाब लगाए। और अगर सच में वो इतनी पागल और बुरी है कि वो ये सब कर सकती है, तो हमें उसे बचाना होगा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम इस बात के लिए काफ़ी जोर लगा सकते हो। लॉर्ड किडरमिंस्टर एकटक अपनी पत्नी को देखने लगा। हालांकि वो यही समझता था कि वो अपनी पत्नी की शख्सियत को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी इस वक्त वो उसकी हिम्मत और असलियत पर उसकी पकड़ को देखकर हैरान था। नागवार हकीकत को देखकर भी पलकें तक ना झपकाने पर, और साथ ही उसकी बेईमानी पर भी। उसने थोड़ा तीखे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे ये सुझाव दे रही हो कि अगर मेरी बेटी कातिल है तो भी मैं अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाकर उसे सज़ा से बचा लूँ? हाँ, बेशक। माय डियर विकी, तुम समझती नहीं हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो अपनी हैसियत की हदों को तोड़ने जैसा होगा। ये सब बकवास है, समझे? लेडी किडरमिंस्टर ने कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही एक दूसरे के नज़रिए को समझ नहीं पा रहे थे। लेडी ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा, तुम पुलिस के ऊपर सरकारी दबाव डाल सकते हो ताकि ये पूरा केस बंद कर दिया जाए और इसे खुदकुशी करार दे दिया जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है, मैं जानती हूँ। ज़्यादा दिखावा मत करो। हाँ ठीक है विकी, ऐसा हो चुका है, लेकिन तब ये आम लोगों के लिए था, देश की भलाई के लिए था। ये मेरा पर्सनल मामला है। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, और अगर कर भी सकता हूँ तो करूँगा नहीं। ये गलत होगा। लेडी किडरमिंस्टर ने उसे घूरते हुए कहा, अगर सैंड्रा गिरफ्तार हो गई और उसके ऊपर मुकदमा चला तो क्या तुम सबसे बढ़िया वकील नहीं करोगे और उसे छुड़ाने की हर कोशिश नहीं करोगे, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो? हाँ, वो तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन वो अलग बात है। तुम औरतों को ऐसी बातें कभी समझ ही नहीं आती। असल में सैंड्रा के ऊपर किसी भी हालत में तब तक आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक उसके खिलाफ पक्के सबूत ना हो। और कम से कम मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि मेरी बेटी कातिल है। मुझे हैरानी है विकी कि तुम इस तरह की बातें सोच भी कैसे पा रही हो। उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और लॉर्ड किडरमिंस्टर परेशान सा कमरे से बाहर निकल गया, इस ख्याल के साथ कि उसकी प्यारी विक्की, जिसे वो इतने सालों से करीब से जानता था, उसके मन के अंदर ऐसी अनजानी और हिला देने वाली गहराइयाँ थीं। अध्याय 5। रेस ने रूथ लेसिंग को एक बड़ी सी मेज़ पर कागज़ों में उलझे पाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़े हुए थे और मुंह पर उदासी थी, लेकिन फिर भी वो निर्विकार भाव से अपने काम में जुटी हुई थी। रेस ने उसे अपने आने की वजह बताई और उसने झट से कहा, अच्छा किया आप आए। मैं जानती हूँ आप कौन हैं। मिस्टर बार्टन कल रात आप ही के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे याद है उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। क्या उसने शाम से पहले भी इस बात का जिक्र तुमसे किया था? रेस ने पूछा। जी नहीं, जब हम मेज़ के गिर्द अपनी सीटों पर बैठ रहे थे, बस उसी वक्त कहा था। उनकी इस बात पर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई थी। असल में आपको 1 साल पहले उस दूसरी पार्टी में भी आना था, और मुझे इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई थी कि इस बार आप आ रहे थे और कि मिस्टर बार्टन ने जोड़े पूरे करने के लिए किसी औरत को नहीं बुलाया था। लेकिन मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? ऐसी छोटी छोटी बातें की ही क्यों जाएं जिनका कोई महत्व ही नहीं। असल में मैं इतनी परेशान और दुखी हूँ कि ठीक से कुछ सोच समझ भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम रोज़ की तरह अपने काम पर तो आई हो। इस बात पर रूथ बहुत ही हैरान सी दिखी, एकदम ताज्जुब में। हाँ, तो काम पर तो मुझे आना ही था। ये तो मेरा काम है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो ठीक करनी है, कितने सारे काम निपटाने हैं। रेस ने बड़े ही नर्म स्वर में कहा। जॉर्ज हमेशा कहता था कि वो कितना तुम्हारे आसरे रहता था।
रूथ दूसरी तरफ घूम गई। रेस ने उसे आंखें झपकते और थूक निगलते देखा। फिर वो धीरे से वापस रेस की तरफ घूमी और बोली, मैं कई साल से उसके साथ थी। अगले अप्रैल में मुझे 8 साल हो जाते। मैं उसके तौर तरीके अच्छी तरह जानती थी और वो मेरे ऊपर पूरा भरोसा करता था। रेस ने उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखते हुए कहा, लंच का वक्त होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलकर लंच करोगी? मैं तुमसे काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। रेस उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ पर मेज़ों को दूर दूर लगाया जाता था और जहाँ वो आराम से बातचीत कर सकते थे। खाना आने तक रेस बस इधर उधर की बातें करता रहा। फिर रूथ ने कहा, आप मुझसे कल रात के बारे में बात करना चाहते हैं ना? प्लीज़ हिचकिचाएं नहीं। ये सारी बात इतनी हैरान कर देने वाली है कि मैं खुद भी उसके बारे में बात करना चाहूँगी। अगर ये सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ ना होता तो मैं कभी इस पर यकीन नहीं करती। वैसे आपको क्या लगता है कर्नल रेस, क्या ये वाकई में कत्ल था? असल में इंस्पेक्टर कैंप ने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके सवाल पूछने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। कर्नल रेस ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारी राय कि वो खुदकुशी थी या नहीं उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी और की। तुम बार्टन को अच्छी तरह से जानती थी और कल करीब सारा दिन उसके साथ थी। तो मुझे ये बताओ कि वो कल कैसा लग रहा था? क्या हमेशा के जैसा, या फिर कुछ बेचैन था, परेशान था या उत्तेजित था? रूथ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, वो बेचैन और परेशान था, लेकिन उसका एक कारण था। फिर उसने विक्टर ड्रेक को लेकर पैदा हो गए हालात के बारे में बताया और संक्षेप में उस नौजवान के कैरियर के बारे में भी। ओह, तो बार्टन विक्टर को लेकर परेशान था? रेस ने पूछा। रूथ ने धीरे से कहा, देखिए, पूरी तरह से कह पाना तो मुश्किल है। मैं मिस्टर बार्टन को काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी। वो इस सारी बात पर नाराज़ और परेशान था और मेरे ख्याल से मिसेस ड्रेक भी रुआंसी और परेशान थी, जैसी वो ऐसे मौक़ों पर हमेशा हो जाया करती हैं, और इसीलिए जॉर्ज सब कुछ ठीक ठाक कर देना चाहता था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉर्ज का गुस्सा हमेशा के जैसा नहीं था। पिछले साल भी विक्टर ड्रेक इसी देश में था और मुसीबत में था और हमें उसे साउथ अमेरिका भेजना पड़ा था, और पिछले जून में ही उसने घर पर पैसों के लिए तार भेजा था। ऐसी बातों पर मिस्टर बार्टन का जो रिएक्शन होता था मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी, और मुझे लगा कि इस बार वो इसलिए नाराज़ था कि ये तार एन उसी वक्त आया था जब वो पार्टी के इंतज़ाम में लगा हुआ था। वो इस पार्टी के इंतज़ाम में इतना तल्लीन था कि किसी भी दूसरी बात के सामने आने पर ही नाराज़ हो जाता था। इस पार्टी को लेकर बार्टन बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। वो बहुत ही एक्साइटेड था, एकदम बच्चों की तरह से। क्या जॉर्ज ने तुम्हें कभी इस बारे में कुछ बताया या अपने विश्वास में लिया कि वो असल में उस पार्टी में क्या करना चाहता था? रूथ ने ना में सिर हिला दिया। अच्छा, ये बताओ मिस लेसिंग कि क्या तुम्हारे मन में कभी इस बात को लेकर शक रहा है कि मिसेस बार्टन ने खुदकुशी की थी? इस बात से रूथ काफ़ी हैरान दिखाई दी। नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं, उसने कहा। क्या जॉर्ज ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था? रूथ की आंखों में दुनिया भर की हैरत सिमट आई। जॉर्ज ऐसा मानता था? ओह, लगता है ये खबर तुम्हारे लिए नई है मिस लेसिंग। जॉर्ज को कुछ बेनाम खत मिले थे जिनमें लिखा था कि उसकी पत्नी ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका कत्ल हुआ था। ओह, तो इसीलिए इन गर्मियों में वो इतना अजीब सा व्यवहार कर रहा था। क्या तुम्हें उन बेनाम खतों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी मिस लेसिंग? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और अब ये जानने के बाद मैं ये समझ सकती हूँ कि वो पिछले कुछ समय से इतना उत्तेजित और परेशान क्यों था, और ये भी समझ सकती हूँ कि कल रात की पार्टी को लेकर वो इतना उत्तेजित क्यों था। ज़रूर उसके दिमाग में कोई खास ख्याल आया होगा। उसे ये उम्मीद होगी कि वही हालात दोहराने से उसे कुछ और जानकारी मिल जाएगी। बेचारा जॉर्ज, इन सब बातों को लेकर वो कितना पगला गया होगा। और रोज़मेरी बार्टन के बारे में क्या मिस लेसिंग? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उसकी मौत खुदकुशी थी? रूथ के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, मैंने तो सपने में भी उसके कुछ और होने के बारे में कभी नहीं सोचा। वो सब इतना कुदरती लगा था उस समय। वो बेशक बहुत ही दुखी थी और ये बात साफ देखी जा सकती थी। ये बात तुम किस कारण से कह सकती हो? रेस ने पूछा। देखिए, हो सकता है मैं गलत रही हूँ, लेकिन मिसेस बार्टन जैसी औरतें बहुत ही पारदर्शी होती हैं। वो अपने दिल की बातों को छुपाने की तकलीफ़ नहीं करती। वो वाकई बहुत दुखी थी, और मैं जानती हूँ कि उस रात
उनको फ्लू की कमजोरी के अलावा तेज सिर दर्द भी था। तुम्हें कैसे पता कि रोजमेरी को सिर दर्द था? मैंने लेडी अलेक्जेंड्रा से उसको ऐसा कहते हुए सुना था, क्लोक रूम में जहां हम लोग अपने शॉल उतार रहे थे। वो कह रही थी कि काश उसके पास कैशे फेवर दवा होती, और खुशकिस्मती की बात ये थी कि लेडी अलेक्जेंड्रा के पास वो दवा थी और उसने उसे वो दवा दे दी थी। कर्नल रेस ये सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। और उसने वो दवा खा ली थी? जी हाँ। रेस का दिमाग तेजी से काम करने लगा। रूथ ने उसे ये बात बड़ी ही शांति के साथ बताई थी, इस बात की अहमियत को समझे बिना, लेकिन ये बात वाकई बहुत ही अहम थी। इसका मतलब था कि सैंड्रा के पास रोजमेरी को जहर देने का मौका था। वो रोजमेरी को जहर एक कैप्सूल में दे सकती थी। आमतौर पर एक कैप्सूल घुलने में कुछ ही मिनट लेता, लेकिन शायद ये कैप्सूल किसी खास किस्म का था। हो सकता है उसमें जिलेटिन या फिर किसी और चीज़ की लेयर हो, या हो सकता है रोजमेरी ने उसे उसी वक्त ना खाया हो, बाद में लिया हो। उसने अचानक सवाल किया, क्या तुमने रोजमेरी को कैप्सूल खाते हुए देखा था? जी नहीं, मैंने उसे खाते हुए तो नहीं देखा था। उसने सिर्फ लेडी अलेक्जेंड्रा का शुक्रिया अदा किया था। रेस ने तुरंत हिसाब लगा लिया। तब तो ये पक्का हो सकता था कि रोजमेरी ने कैप्सूल उस वक्त अपने बैग में डाल लिया हो, और फिर कैबरे के दौरान बढ़ते हुए सिर दर्द के कारण उसने कैप्सूल अपने शैंपेन के ग्लास में डालकर उसे घुलने दिया हो। हालांकि ये एक कल्पना ही थी, लेकिन ऐसा होना मुमकिन था। रूथ ने सवाल किया, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और इतना कहने के साथ ही अचानक उसकी आंखें चौकस हो गईं। रेस को लगा कि वो उसके तेज दिमाग को काम करते हुए साफ साफ देख पा रहा था। एक पल के बाद ही रूथ ने कहा, ओह, मैं समझ गई कि जॉर्ज ने फैराडे के घर के करीब वो घर क्यों लिया, और ये भी कि उसने मुझे उन खतों के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन बेशक अगर वो उनके ऊपर यकीन करता था तो इसका मतलब ये था कि ज़रूर हम में से किसी ने, यानी मेज़ पर बैठे 5 लोगों में से किसी एक ने रोजमेरी को मारा था, और वो मैं भी हो सकती थी। क्या तुम्हारे पास रोजमेरी बार्टन को मारने की कोई वजह थी, रूथ? रेस ने अचानक सवाल किया। रूथ ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में कोई बात करना चाहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। मैं जॉर्ज बार्टन से प्यार करती थी, रोजमेरी से उसके मिलने से पहले भी, और मेरे ख्याल से जॉर्ज इस बात को नहीं जानता था। उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उस नज़रिए से नहीं। फिर भी मुझे लगता था कि मैं उसके लिए अच्छी पत्नी साबित होती, मैं उसे खुश रख पाती। वो रोजमेरी से मोहब्बत तो करता था, लेकिन वो खुश नहीं था। और तुम रोजमेरी को नापसंद करती थी? रेस ने पूछा। हाँ, करती थी। वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन मेरे साथ वो कभी अच्छी नहीं थी। मैं उसे बहुत बुरी तरह से नापसंद करती थी, और जब वो मरी तो जिस तरह से उसकी मौत हुई उसे देखकर मैं हैरान थी। लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ था, बल्कि मैं खुश थी। लेकिन प्लीज़, क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, रेस ने कहा। मैं चाहूँगा कि कल रात के बारे में तुम जो भी याद कर सकती हो बारीकी से मुझे बताओ, सुबह से शुरू करके, खास करके जॉर्ज ने जो भी किया या कहा था। रूथ ने उसे सारी घटनाओं के बारे में बताया। विक्टर की जिद पर जॉर्ज का नाराज़ होना, साउथ अमेरिका किए गए उसके अपने टेलीफोन, जो इंतज़ाम किए गए वो, और सारा मामला निपट जाने के बाद जॉर्ज की खुशी। फिर उसने लग्जमबर्ग पहुंचने के बारे में बताया, और जॉर्ज के एक उत्तेजित हड़बड़ाए हुए मेज़बान जैसे हाव भाव के बारे में। उसका बयान हर तरह से उन सारी बातों से मेल खाता था जो रेस ने पहले ही सुन रखा था। चिंता से माथे पर बल डाले रूथ ने रेस की ही उलझन को भी बयान कर दिया। वो खुदकुशी तो नहीं थी, लेकिन कत्ल कैसे हो सकता था भला? मेरा मतलब है, वो किया कैसे जा सकता था? हम में से किसी एक के द्वारा तो कतई नहीं। तो क्या कोई ऐसा था जिसने जॉर्ज के ग्लास में उस वक्त जहर डाल दिया जब हम सब डांस कर रहे थे? अगर हाँ, तो वो कौन हो सकता है? रेस ने जवाब दिया, हाँ, सबूत तो यही है कि जब तुम सब लोग डांस कर रहे थे तो मेज़ के करीब कोई भी नहीं गया था। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है, रूथ? क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि ग्लास में साइनाइड किसने डाला हो सकता है? कोई घटना, कितनी भी छोटी बात, जिससे तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई शक पैदा होता हो? रेस ने उसके चेहरे के भावों को अचानक बदलते देखा।
पल भर के लिए उसकी आंखों में एक शक को उभरते देखा, एक बहुत ही छोटे पल के लिए। फिर वो तुरंत सामान्य होते हुए बोली, जी नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ तो हुआ था। रेस को इस बात का पूरा यकीन था। रूथ ने कुछ देखा, सुना या सोचा था, लेकिन किसी कारण से उसने उस बात को ना बताने का इरादा बना लिया था। रेस ने उसके ऊपर जोर नहीं डाला। वो जानता था कि रूथ जैसी लड़की के साथ उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये बात तय थी कि कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर था, और इस जानकारी ने रेस को बहुत ही खुश कर दिया। ये उस सपाट दीवार में पहली दरार थी जो उसके सामने खड़ी हुई थी। लंच के बाद वो रूथ को छोड़कर एल्वेस्टन स्क्वायर चला गया, रूथ के बारे में ही सोचते हुए। वो उसे काफ़ी निष्कपट और ईमानदार लगी थी। क्या वो खूनी हो सकती थी? रोज़मेरी को ख़त्म करके मिसेस बार्टन बनने का उसके पास बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रेस को रूथ ऐसी औरत नहीं लगी थी जो इस बात के लिए किसी का कत्ल कर दे। अध्याय 6। कर्नल रेस को देखकर ल्यूसिला ड्रेक खुश हो गई। पर्दे डले हुए थे और काले कपड़ों में लिपटी, आंखों पर रुमाल रखे ल्यूसिला ड्रेक कमरे में दाखिल हुई। कर्नल से हाथ मिलाने के लिए अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने बताया कि किस तरह से वो किसी से नहीं मिल सकती थी, सिर्फ जॉर्ज के इतने प्यारे दोस्त के अलावा। और सच में घर में किसी मर्द का ना होना कितना बुरा था। अगर घर में मर्द ना हो तो समझ में नहीं आता कि किसी भी चीज़ का सामना कैसे किया जाए। और अब घर में बस सिर्फ वही थी, बेचारी अकेली विधवा, और उसके अलावा थी आयरिस, एक कमज़ोर लड़की। जॉर्ज ही हमेशा सब कुछ संभालता था। ये कर्नल रेस की मेहरबानी थी कि वो उन लोगों से मिलने आया था। मिसिस ड्रेक को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बेशक मिस लेसिंग कारोबारी मामले देख लेंगी और अंतिम संस्कार भी, लेकिन घर में पुलिस का आना कितना भयानक था। वो बेचारी उससे इतनी हक्की बक्की थी और ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया था। बेचारी रोज़मेरी भी उसी जगह मरी थी, और अब बेचारा जॉर्ज भी। जॉर्ज के मन में अचानक ये बात ज़रूर आई होगी कि काश उसने लूसीला आंटी की बात सुनी होती और डॉक्टर गैस्केल का टॉनिक ले लिया होता। पूरी गर्मी वो बेचारा बहुत ही कमज़ोरी की हालत में रहा था, बुरी तरह से कमज़ोर। तभी लूसीला भी कुछ देर के लिए कमज़ोर महसूस करने लगी और रेस को कुछ शब्द बोलने का मौका मिल गया। उसने कहा कि उसे मिसेस ड्रेक से पूरी हमदर्दी थी और मिस ड्रेक उसके ऊपर हर तरह से भरोसा कर सकती थी। इस पर लूसीला फिर से शुरू हो गई। ये एहसास होना कितना अच्छा था कि वो लोग किसी पर भरोसा कर सकते थे। कर्नल रेस की वो बहुत ही आभारी थी। बेशक मिस लेसिंग के इरादे अच्छे थे और वो बहुत कुशल भी थी, लेकिन उसका व्यवहार कभी कभी रूखा होता था। वो अपने ऊपर ज़रा ज़्यादा ही काम ले लेती थी। जॉर्ज भी हमेशा उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता था, और एक वक्त था जब उसे लगा था कि वो कोई बेवकूफ़ी ही कर बैठेगा और ये बहुत ही बुरा होता, और शायद एक बार अगर शादी हो जाती तो रूथ उसके ऊपर रौब ही झाड़ती रहती। लेकिन लूसीला तो जानती थी कि क्या होने वाला था। ये तो आयरिस बच्ची थी जो दुनियादारी नहीं जानती थी। आयरिस हमेशा ही अपनी उम्र के हिसाब से छोटी रही थी और चुपचाप भी। ज़्यादातर किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो क्या सोच रही थी। रोज़मेरी इतनी सुंदर थी और खुश मिजाज थी, घर के बाहर भी काफ़ी आती जाती थी, और आयरिस तो बेचारी निराश सी घर में ही घूमती रहती थी। किसी भी जवान लड़की के लिए ये कोई अच्छी बात थी? उनको क्लासों में जाना चाहिए, खाना बनाने की, कपड़े सिलने की क्लास। इससे उनका ध्यान किसी तरफ लगा रहता है, और कौन जाने कभी सारी चीज़ें काम आ जाए। ये तो खुशकिस्मती थी कि लूसीला खाली थी और बेचारी रोज़मेरी की मौत के बाद यहाँ रहने चली आई थी। वो भयानक फ्लू कितना बुरा था, डॉक्टर गैस्केल ने यही बताया था। और फिर पूरी गर्मियों में आयरिस बेचारी कितनी परेशान रही थी। लगता था उसे खून की कमी हो गई है। लेकिन ये सब उस घर की बनावट के कारण था। असल में वो निचली मंजिल पर बना हुआ कितना बेकार सा घर था, सीलन भरा। जॉर्ज बेचारे ने खुद अकेले ही खरीदा था, बिना किसी की सलाह लिए। ये बड़े ही खेद की बात थी। अगर वो किसी बड़ी उम्र की औरत से सलाह लेता तो अच्छा रहता। मर्द लोग घरों के बारे में जानते ही क्या है। लूसीला उसके लिए कोई भी परेशानी उठा सकती थी। आखिर अब उसकी ज़िंदगी में था ही क्या? उसका प्यारा पति कई साल पहले मर गया था, और उसका प्यारा बेटा इतनी दूर अर्जेंटीना में, नहीं ब्राज़ील में, नहीं शायद अर्जेंटीना में ही था। कितना प्यार करने वाला खूबसूरत सा लड़का था वो। कर्नल रेस ने बीच में किसी तरह से मौका पाकर कहा कि उसने ये बात सुन रखी थी कि लूसीला का बेटा देश से बाहर था। फिर उसके बाद अगले 15 मिनट के लिए कर्नल रेस को विक्टर की अनगिनत गतिविधियों के बारे में बताकर उसका पूरा मनोरंजन किया गया। इतना जोशीला लड़का, किसी भी काम में हाथ आजमाने को तैयार, और कितना भोला। उसके मन में किसी के लिए भी वैर नहीं था, और वो बेचारा हमेशा से ही कितना बदकिस्मत रहा था।
उसका हाउस मास्टर उसे गलत समझता था। ऑक्सफोर्ड में भी अधिकारियों ने उसके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया। लोग ये बात समझते ही नहीं कि एक तेज दिमाग वाला लड़का जिसको ड्राइंग करना अच्छा लगता हो, वो किसी की लिखाई की नकल करेगा तो सिर्फ मजाक करने के लिए। वो ये काम मजे के लिए करेगा, पैसों के लिए थोड़ी। और वो अपनी माँ के लिए हमेशा एक अच्छा बेटा रहा है, और जब भी वो मुसीबत में पड़ा तो अपनी माँ को बताने से कभी नहीं चूका। और इससे ये बात पूरी तरह से साबित होती थी कि वो अपनी माँ पर कितना भरोसा करता था। लेकिन ये बात कितनी बुरी थी कि जो भी काम लोग उसके लिए चुनते थे वो अक्सर उसे देश के बाहर ले जाते थे। अगर उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह में, तो वो ठीक ढंग से बस जाता। जब तकरीबन 20 मिनट हो गए तब विक्टर की तमाम अच्छाइयों और उसकी बुरी किस्मत के बारे में सुनने के बाद कर्नल रेस लूसीला को अपने बेटे के टॉपिक से हटाकर नौकरों के टॉपिक पर ला पाया। हाँ, कर्नल रेस जो कह रहा था वो एकदम सही था। पुराने ज़माने वाले नौकर अब मिलते ही कहाँ हैं। सच में आजकल लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हालांकि वे लोग काफ़ी खुशकिस्मत रहे थे। मिसेस पाउंड ऊंचा तो सुनती थी, लेकिन बड़ी ही अच्छी औरत थी। कभी कभी पेस्ट्री खराब कर देती थी या फिर सूप में काली मिर्च कुछ ज़्यादा डाल देती थी, लेकिन कुल मिलाकर भरोसेमंद थी और सस्ती भी थी। वो यहाँ तभी से थी जब जॉर्ज की शादी हुई थी, और इस साल भी गांव जाने को लेकर उसने कोई हंगामा नहीं किया था। हालांकि बाकी लोगों के साथ इस बात को लेकर परेशानी हुई थी, और एक नौकरानी तो काम छोड़कर ही चली गई थी। हालांकि ये भी अच्छे के लिए ही हुआ था। वो बड़ी ही गुस्ताख लड़की थी जो पलटकर जवाब दिया करती थी। उसने शराब के 6 बेहतरीन गिलासों को तोड़ दिया था। बहुत ही लापरवाह थी। तो मैंने तो उसको ये बात कह दी थी, और मैंने ये भी कह दिया था कि मुझे उसके रेफरेंस में भी यही कहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो यही ख्याल है कर्नल रेस कि कभी किसी को ना धोखे में नहीं रखना चाहिए। अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों के बारे में भी बताना चाहिए। लेकिन वो लड़की वाकई में बहुत ही बदतमीज थी। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि अगली बार वो किसी ऐसे घर में काम नहीं करेगी जहां लोगों को टपका दिया जाता था। बात करने का ये कितना घटिया तरीका था, जरा बताइए तो। उसने जरूर ये फिल्मों से सीखा होगा। और ये बात भी कितनी गलत थी, क्योंकि रोजमेरी बेचारी ने तो खुद अपनी जान ली थी। और इसीलिए मैंने उसके रेफरेंस में लिख दिया था कि बेटी आर्कडेल अपना काम तो अच्छी तरह से समझती है, संजीदा है और ईमानदार भी है, लेकिन चीजें बहुत तोड़ती है और हमेशा तमीज से भी पेश नहीं आती, उल्टे जवाब देती है। और कर्नल रेस, अगर मैं सच कहूँ, अगर ज़ाती तौर पर मैं मिसेस रीज टेलबॉट होती तो मैं कभी उसे काम पर नहीं रखती। लेकिन आजकल तो लोग पता नहीं कैसे हैं, जो भी मिले उसी को लपक कर काम पर रख लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसी लड़की को भी रख लेते हैं जो सिर्फ एक ही महीने में 3 जगह पर काम छोड़ चुकी हो। जब मिसेस ड्रेक बीच में एक पल सांस लेने के लिए रुकी तो कर्नल रेस ने जल्दी से उससे पूछा कि क्या वो जिस मिसेस रीज टेलबॉट की बात कर रही थी उनका पूरा नाम मिसेस रिचर्ड रीज टेलबॉट था। अगर हाँ तो वो हिंदुस्तान में उनसे मिल चुका था। मैं ठीक नहीं कह सकती कर्नल रेस, उसका पता कैडोगन स्क्वायर का था। ओह, तब तो वो लोग मेरे दोस्त ही हैं, कर्नल ने कहा। ओह, ये दुनिया कितनी छोटी है ना कर्नल रेस। पुराने दोस्तों जैसा दोस्त कोई नहीं होता। दोस्ती एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि वॉयला और पॉल के बीच कुछ रोमांटिक था। वॉयला एक सुंदर लड़की थी और बहुत सारे मर्द उसे चाहते थे। ओहो, आप तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कर्नल रेस कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कर्नल रेस ने उससे आग्रह किया कि वो अपनी बात कहती रहे, और इस शालीनता के बदले में रेस को हेक्टर मार्ले का पूरा इतिहास सुनना पड़ा। उसकी बहन द्वारा उसको पाला पोसा जाना, उसकी खासियतें और उसकी कमजोरियां। और जब पॉल बेनेट वॉयला को करीब करीब भूल ही गया तो खूबसूरत वॉयला के साथ हेक्टर की शादी। रेस को यह भी पता चला कि कैसे वॉयला के इनकार के बाद पॉल बेनेट ने अपनी निराशा पर काबू पाकर खुद को परिवार के एक दोस्त के रूप में ढाल लिया था, और वो अपनी धर्मपुत्री रोजमेरी को कितना चाहता था, उसकी मौत और उसकी वसीयत की शर्तों के बारे में भी। मिसेस ड्रेक ने आगे कहा, जो भी हो, मुझे तो ये सब हमेशा से बहुत ही रोमांटिक लगा। इतना सारा रुपया पैसा, लेकिन बेशक पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। सिर्फ रोजमेरी की मौत के बारे में सोचने की ज़रूरत है अब हमें। और मैं तो आयरिस को लेकर भी ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे ये जिम्मेदारी बहुत ही चिंता वाली लगती है। वो बहुत बड़ी वारिस है, ये तो सब जानते हैं, और मैं तो खास करके अनचाहे नौजवानों पर कड़ी नज़र रखती हूँ। लेकिन कोई करे तो क्या करे। आजकल लड़कियों की देखभाल वैसे थोड़ी की जा सकती है जैसे पहले होती थी। आयरिस के कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं। मैं कहती हूँ उन्हें घर बुलाओ, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। बेचारा जॉर्ज भी इस बात को लेकर बहुत चिंता में था, एंथनी नाम के एक लड़के को लेकर। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन वो और आयरिस एक दूसरे से बहुत मिलते रहते हैं। जॉर्ज उसे पसंद नहीं करता था, इस बात का भी मुझे पूरा यकीन है।
और कर्नल रेस, मेरा तो मानना है कि मर्दों को ही दूसरे मर्दों की बेहतर पहचान होती है। एक कर्नल प्यूजी था, हमारे चर्च का वार्डन। मैं उसे एक अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन मेरा पति हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था और मुझे भी ऐसा ही करने को कहता था। एक रविवार को वो दान के लिए पेट घुमा रहा था और एकदम बुरी तरह से गिर पड़ा, पूरी तरह से नशे में धुत। और फिर हमें पता चला कि हर हफ्ते उसके घर से बियर की दर्जनों खाली बोतलें मिलती थी। कितनी दुख की बात थी ये, क्योंकि वो सच में धार्मिक था, लेकिन सोच में मिशनरी था। ऑल सेंट्स डे पर सर्विस की बारीकियों को लेकर उसका और मेरे पति का बहुत झगड़ा हुआ था। ओह, ऑल सेंट्स डे, और कल ही तो ऑल सोल्स डे था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और रेस ने उधर देखा। ये आयरिस थी। लूसिला ड्रेक ने भी सिर घुमाया और बोली, आयरिस डियर, मैंने तुम्हारे आने की आहट नहीं सुनी। क्या तुम कर्नल रेस को जानती हो? ये हमसे मिलने आए हैं। आयरिस ने आगे आकर गंभीरता से उसके साथ हाथ मिलाया। काली पोशाक में वो और भी दुबली और पीली लग रही थी। ये साफ दिखाई दे रहा था कि उसे काफ़ी बड़ा सदमा पहुंचा था और उसके ऊपर अभी भी उसका असर था। उसने अपनी नज़रें आंटी की तरफ घुमाई और रेस ने देखा कि उसकी आंखें काफ़ी चौकन्नी थीं। उसने कहा, अभी जब मैं अंदर आई तो आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? लूसिला बुरी तरह से हड़बड़ा गई। उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। रेस समझ गया कि वो एंथनी ब्राउन के बारे में कोई जिक्र नहीं चाहती। उसने एकदम से कहा, ओ हाँ, वो ऑल सेंट्स डे के बारे में बात कर रही थी मैं, और कल ऑल सोल्स डे था। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब लग रही थी, एक ऐसा इत्तेफाक जिसे हम असल ज़िंदगी में कभी नहीं मानते। आयरिस ने ठंडे स्वर में कहा, आपका मतलब ये है आंटी कि कल रोज़मेरी आई थी जॉर्ज को लेने के लिए? लूसिला धीरे से चिल्ला उठी, ओह आयरिस डियर, नहीं, ये बहुत ही भयानक ख्याल है। एक हल्की मुस्कान से आयरिस के होठ टेढ़े हो गए। फिर उसने सीधे सीधे हमला किया, मुझे लगा आप लोग शायद एंथनी के बारे में बात कर रहे थे, एंथनी ब्राउन के। अरे नहीं आयरिस, सच तो ये है कि हमने उसका जिक्र भर किया था। मैं बस ये कह रही थी कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आपको उसके बारे में जानना ही क्यों है आंटी? अरे नहीं डियर, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो आयरिस। मेरा बस इतना मतलब था कि अगर हम जानते होते तो थोड़ा अच्छा होता, बस। आने वाले वक्त में आपको ऐसा करने का पूरा मौका मिलेगा आंटी, क्योंकि मैं उससे शादी कर रही हूँ। लूसिला ड्रेक बुरी तरह से हड़बड़ाकर चिल्ला पड़ी, ओह आयरिस, तुम्हें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है, फिलहाल इस परिस्थिति में कुछ तय नहीं किया जा सकता। जब तक दफनाने की रस्म नहीं हो जाती, शादी के बारे में बात भी नहीं की जा सकती। ये शालीनता की बात नहीं होगी। और वैसे भी जॉर्ज ये सब पसंद नहीं करता। उसे एंथनी ब्राउन बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब तय हो चुका है आंटी लूसिला। जॉर्ज चाहे पसंद करता या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी जिंदगी है, जॉर्ज की नहीं। और वैसे भी जॉर्ज मर चुका है। अब उसे मेरे या मेरे आने वाले कल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो आयरिस डियर? ऐसे वक्त में ऐसा फैसला कैसे हो सकता है भला? ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। आयरिस अचानक हंसी और बोली, सवाल तो उठ चुका है आंटी। हमारे लिटिल प्रायर से वापस लौटने से पहले ही एंथनी ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। वो तो ये चाहता था कि मैं अगले दिन ही लंदन जाकर उससे शादी कर लूं, बिना किसी को खबर किए। और अब मुझे लगता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। उसने मुझसे अपने ऊपर भरोसा करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो जब भी कहेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। लूसिला अटपटे शब्दों में विरोध करने लगी। उसके गोल मटोल गाल थरथराने लगे और आंखें भर आईं। कर्नल रेस ने जल्दी से सिचुएशन को संभाला। मिस मार्ले, क्या मैं जाने से पहले आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ, पूरी तरह से कारोबारी सिलसिले में? जी हाँ, ज़रूर। आयरिस उसे हॉल के पार एक छोटे कमरे में ले गई, जो घर के पीछे की तरफ था। वहाँ एक चौड़े पत्तों वाला उदास सा पेड़ था, जिसके पत्ते झड़ रहे थे। कर्नल रेस ने कहा, मिस मार्ले, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि चीफ इंस्पेक्टर कैंप मेरा दोस्त है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे पूरी तरह से मददगार पाओगी। हालांकि उसका काम थोड़ा अप्रिय सा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो उसे पूरे ध्यान और लिहाज के साथ करेगा। आयरिस ने बिना कोई जवाब दिए उसे एक दो पल देखा, फिर अचानक बोली, आप कल रात हमारे साथ होने के लिए क्यों नहीं आए, जैसे कि जॉर्ज को उम्मीद थी? रेस ने नामे सिर हिलाया। जॉर्ज मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था, लेकिन उसने तो कहा था कि वो आपका इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है उसने कहा हो मिस मार्ले, लेकिन असल में वो अच्छी तरह जानता था कि मैं नहीं आने वाला था।
तो फिर वो खाली कुर्सी वो किसके लिए थी? वो मुझे नहीं पता मिस मार्ले, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। आयरिस की आंखें आधी मूंद गईं और चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो बुदबुदाई, ओह मैं समझ गई, वो रोज़मेरी के लिए थी। रेस को लगा कि वो गिरने वाली है। उसने जल्दी से उसे संभाल कर एक कुर्सी पर बैठा दिया। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ मिस आयरिस? आयरिस ने उदास और निराश नज़रें उसके चेहरे की तरफ उठाईं, फिर बोली, देखिए मुझे लगता है मुझे सारी बातें आपको साफ साफ बता देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जॉर्ज को लगता था रोज़मेरी ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि उसे किसी ने मारा है। उन खतों के कारण उसे ऐसा लगता था। क्या आप सोच सकते हैं कर्नल रेस कि वो खत किसने लिखे होंगे? नहीं मिस आयरिस, मैं नहीं जानता। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है वैसे? मैं तो सोच भी नहीं सकती इस बारे में। उन खतों में जो भी लिखा था जॉर्ज उसे सच मानता था, और कल रात की पार्टी का इंतज़ाम भी उसने इसीलिए किया था, और उसने उसमें ये खाली कुर्सी रखी थी। और कल ऑल सोल्स डे था, ये मरने वालों का दिन होता है, और ये ऐसा दिन था जब रोज़मेरी की रूह वापस आ सकती थी और जॉर्ज को सच बता सकती थी। और फिर जॉर्ज ने रोज़मेरी की सेहत के लिए जाम पिया और वो मर गया। तो शायद यही हुआ होगा। रोज़मेरी आई और उसे ले गई। माय डियर मिस मार्ले, मरने वालों की रूहें शैम्पेन के ग्लासों में पोटेशियम साइनाइड नहीं डालती, समझी तुम? कर्नल रेस के इन शब्दों ने आयरिस का संतुलन फिर से लौटा दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है कि जॉर्ज का कत्ल किया गया। लेकिन अगर पुलिस का यही मानना है तो शायद यही ठीक होगा, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि इस सब का कोई मतलब नहीं निकलता। कर्नल रेस ने सवाल किया, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है? अगर रोज़मेरी का कत्ल हुआ था और जॉर्ज को ये समझ में आने लगा था कि वो कत्ल किसने किया है, तो फिर उसका कत्ल होना कौन सी बड़ी बात थी? हाँ, आपकी बात ठीक है कर्नल रेस, लेकिन रोज़मेरी का कत्ल तो हुआ ही नहीं था, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। रोज़मेरी के पास मरने की सॉलिड वजह थी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वो भागकर कमरे से बाहर गई और चंद मिनट बाद हाथ में एक तह किया हुआ खत लिए वापस आई। रेस ने थोड़े से थोड़े मुड़े खत को खोला। लेपर्ड डार्लिंग। वापस लौटाने से पहले रेस ने उसे 2 बार पढ़ा। क्या तुम जानती हो कि यह खत किसे लिखा गया था? जी हाँ, स्टीफन फैराडे को, एंथनी को नहीं। असल में रोज़मेरी स्टीफन से मोहब्बत करती थी और वो उसकी तरफ काफ़ी बेरहम था। इसीलिए मुझे लगता है वो जहर अपने साथ रेस्टोरेंट में ले गई और उसने जानबूझकर स्टीफन के सामने ही उसे पिया। शायद उसे लगता था कि इससे स्टीफन को अफसोस होगा। तुम्हें यह खत कब मिला? जी, करीब 6 महीने पहले। एक पुराने ड्रेसिंग गाउन की जेब में था। तुमने इसे जॉर्ज को नहीं दिखाया? जॉर्ज को मैं कैसे दिखाती? ये रोज़मेरी मेरी बहन थी, उसका राज मैं जॉर्ज पर कैसे खोलती? और रोज़मेरी के मरने के बाद मैं उसके नाम पर यह बदनामी का धब्बा कैसे लगाती? जॉर्ज सब कुछ गलत समझ रहा था, लेकिन मैं उसे ये बात बता नहीं सकती थी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है क्योंकि आप जॉर्ज के दोस्त हैं। क्या इंस्पेक्टर कैंप के लिए भी इसे देखना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, कैंप को ये ज़रूर देखना चाहिए। ये एक सबूत हो सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर के पास जाने से तो ये पब्लिक में आम हो जाएगा। नहीं मिस मार्ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तहकीकात जॉर्ज की मौत की हो रही है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। अभी मुझे इसे ले जाने दो। जी, आप कहते हैं तो ठीक है। वो रेस के साथ दरवाजे तक गई, फिर एकदम से बोली, तो फिर ये बात तो साफ जाहिर है ना कि रोज़मेरी की मौत खुदकुशी ही थी? रेस ने कहा, ये खत इतना ज़रूर दिखाता है कि रोज़मेरी के पास अपनी जान लेने की वजह थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आयरिस ने एक गहरी सांस ली और रेस सीढ़ियों से नीचे चला गया। अध्याय 7। मैरी रीज टेलबॉट ने रेस का स्वागत एक चीख के साथ किया, जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही न कर पा रही हो। माय डियर रेस, मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम इलाहाबाद से अचानक गायब हो गए थे, और अब यहाँ कैसे? मुझसे मिलने नहीं आए ये बात तो पक्की है, क्योंकि तुम कभी भी मिलने जुलने तो आते नहीं हो। तो बताओ किस काम से आए हो? तुम्हारे एक्सरे जैसे तेज दिमाग की मैं हमेशा से तारीफ करता हूँ मैरी। हाँ हाँ ठीक है, अब ये कुड़कुड़ बंद करो और सीधे काम की बात पर आ जाओ। रेस मुस्कुराया और बोला, जिस नौकरानी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था, क्या वो बेटी आर्कडेल है? ओह, तो तुम उसके लिए आए हो। अब प्लीज़ ये मत कहना कि ये लड़की यूरोप की कोई जासूस है,
क्योंकि ये बात मैं नहीं मानने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैरी। और प्लीज ये भी मत कहना रेस कि वो हमारी तरफ से जासूस है, क्योंकि मैं ये भी नहीं मानूंगी। अरे हाँ बाबा हाँ, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। वो लड़की सिर्फ एक नौकरानी है और मुझे उससे कुछ जानकारी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन जानकारी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सही तरीके से पूछोगे उससे। वैसे जब भी कुछ दिलचस्प हो रहा होता है तो उसकी दरवाजे के पास ही मौजूद होने की तकनीक काफ़ी एडवांस्ड है। एम को क्या करना होगा? एम बेटी को घंटी बजाकर बुलाएगी और मेरे पीने के लिए कुछ मंगवाएगी, और जब बेटी वो चीज़ लेकर आएगी तो एम मेहरबानी करके बाहर चली जाएगी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने के लिए रेस? हाँ, अगर वो चाहे तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा करने के बाद मैं यूरोप में जोखिम के टाइम की खुफिया जानकारी से फूट पड़ रही होंगी, है ना? नहीं माय डियर, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। ओह बोरिंग। चलो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। 49 साल की काले बालों वाली मिसेज रीज टेलबॉट ने घंटी बजाई और अपनी सुंदर नौकरानी से कर्नल रेस के लिए विस्की सोडा लाने को कहा। जब बेटी आर्कडेल एक ट्रे में विस्की सोडा लेकर वापस आई तो मिसेज रीज टेलबॉट अपने कमरे में खुलने वाले दरवाजे में खड़ी थी। कर्नल रेस को तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर चली गई। बेटी ने नजरें उठाकर कर्नल रेस की तरफ देखा, जो एक लंबा ऊंचा फौजी था। रेस ने ट्रे पर से ग्लास उठा लिया और मुस्कुराया। तुमने आज के अखबार देखे? जी हाँ सर। क्या तुमने पढ़ा कि कल रात जॉर्ज बार्टन की लग्जमबर्ग रेस्टोरेंट में मौत हो गई? ओह हाँ सर, पढ़ा। वो कितना भयानक था ना। बेटी की आंखें उन लोगों पर पड़ी मुसीबत की खुशी से जैसे चमक उठी थी। तुम उनके यहाँ काम करती थी ना बेटी? जी हाँ सर, पिछली सर्दियों में मैंने उनका काम छोड़ दिया था, मिसेस बार्टन की मौत के बाद। ये कितनी अजीब बात है ना सर कि मिसेस बार्टन भी लग्जमबर्ग में ही मरी थी और अब मिस्टर बार्टन को भी मार दिया गया। अखबार में इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं लिखा था। कर्नल ने बड़ी ही संजीदगी से कहा, देखो बेटी, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, 2 और 2 4 कर सकती हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा कि क्या उसको भी मार दिया गया? जांच करने वाले ऑफिसर ने मिसेस बार्टन की मौत को तो खुदकुशी बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुमने कभी मन से ये नहीं माना कि वो खुदकुशी थी। बेटी ने दोनों हाथ आपस में बांधते हुए कहा, जी नहीं सर, मैंने ये बात नहीं मानी, कभी नहीं। और तुमने इसे क्यों नहीं माना? जी असल में एक दिन मैंने कुछ सुन लिया था। क्या सुन लिया था? किससे? बेटी थोड़ा झिझकी। रेस ने उसे बढ़ावा देने वाले अंदाज में कहा, देखो बेटी, जो भी बात है तुम खुलकर मुझे बता सकती हो। बेटी ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर बोली, जी असल में दरवाज़ा बंद नहीं था। मेरा मतलब है कि मैं दरवाजे के पास खड़े होकर कभी कुछ नहीं सुनती। वैसी हरकतें मुझे पसंद नहीं हैं। लेकिन मैं हॉल से गुजर कर खाने वाले कमरे में जा रही थी और वे लोग काफ़ी ज़ोर से बातें कर रहे थे। मिसेस बार्टन कुछ कह रही थी, उसका नाम एंथनी ब्राउन ना होने के बारे में, और तब मिस्टर ब्राउन सच में बहुत ही खतरनाक से हो उठे थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे हो सकते थे। देखने में इतने अच्छे और बोलने में भी। उन्होंने मिसेस बार्टन का चेहरा काट देने जैसी कोई बात कही थी। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो वैसा नहीं करेंगी जो वो कह रहे थे तो वो उनको मार डालेंगे। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सुना। मिस आइरिस सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उस वक्त मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन बाद में जब उनके पार्टी में खुदकुशी करने के बारे में इतना हंगामा हुआ और मैंने सुना कि एंथनी ब्राउन भी उस वक्त वहाँ था, तो मैं तो बुरी तरह से कांप गई थी, सच में। लेकिन तुमने कहा तो कुछ नहीं? जी नहीं, मैं पुलिस के साथ उलझना नहीं चाहती थी। वैसे भी मैं असलियत में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी और शायद अगर मैं कुछ कहती भी तो मुझे भी मार दिया जाता। ओह समझा, तो इसीलिए तुमने जॉर्ज बार्टन के नाम एक गुमनाम खत लिख दिया। बेटी एकटक रेस को देखने लगी। उसके चेहरे पर रेस को गुनाह की कोई बेचैनी नज़र नहीं आई, सिर्फ हैरानी के अलावा और कुछ भी नहीं। जी मैंने मिस्टर बार्टन को खत लिखे? नहीं तो। देखो बेटी, बताने से डरो मत। तुमने वाकई अच्छा काम किया है। उसे अपने बारे में बताए बिना तुमने उसे चेतावनी दे दी। कितना होशियारी वाला काम किया तुमने। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया सर, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं कभी। आपका मतलब है कि मिस्टर बार्टन को किसी ने खत लिखा कि उनकी पत्नी को मार दिया गया था? मेरे दिमाग में तो ये ख्याल भी नहीं आया कभी। वो इतनी सच्ची लग रही थी
कि रेस डामाडोल हो उठा। सारी बातें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाती अगर खत इस लड़की ने लिखे होते, लेकिन वो लगातार इनकार करती रही, संजीदगी से, बिना फिजूल के विरोध के। रेस को बेमन से उसके ऊपर यकीन करना ही पड़ा। अब उसने अपना तर्क बदला। तुमने इस बात के बारे में किसी को बताया था बेटी? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। असल में ईमानदारी से कहूँ तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। मैंने इस बात को भूलने की कोशिश की। सिर्फ एक बार मैंने इस बात का जिक्र किया था, जब मिसेस ड्रेक को नोटिस दिया था। वो बहुत ही तमाशा कर रही थी, इतना कि कोई लड़की सह ही नहीं पाए। वो चाहती थी कि मैं गांव में जाकर दफन हो जाऊं, और उस रास्ते पर बस भी नहीं जाती थी। और फिर वो मेरी रेफरेंस को लेकर भी तंग कर रही थी। कहती थी मैं चीज़ें तोड़ देती हूँ, और इसीलिए मैंने भी ताना मारते हुए कह दिया कि अब मैं ऐसी जगह काम नहीं करूँगी जहाँ लोगों को टपका दिया जाता है। और फिर ऐसा कहने के बाद मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने भी सोचा कि अगर बाद में उसने कुछ कहा तो मैं कह दूंगी कि ये तो सिर्फ एक मजाक था। रेस ने अगला सवाल किया, अच्छा ये बताओ, मिसेस बार्टन ने उसका असली नाम ब्राउन ना होने के बारे में कहा था, क्या उसने उसका असली नाम भी लिया था? जी हाँ, लिया था, क्योंकि वो बोला था कि टोनी समथिंग के बारे में भूल जाओ। पता नहीं क्या था, टोनी कुछ। उस टाइम कुक जो चेरी जैम बना रहा था, मुझे उस नाम से उसकी याद हो आई थी। एम से शुरू होने वाला कोई शब्द था वो, और सुनने में विदेशी लगता था। अच्छा फिक्र मत करो, तुम्हें शायद कुछ टाइम में याद आ जाए, और अगर आ जाए तो प्लीज़ मुझे बताना। ये मेरा कार्ड रख लो, इस पर मेरा पता भी है। अगर तुम्हें याद आ जाए तो मुझे इस पते पर लिख देना। इतना कहकर रेस ने उसे एक विजिटिंग कार्ड और 1 पाउंड का नोट थमा दिया। जी मैं ज़रूर लिख दूंगी सर, थैंक यू। रेस ने उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया, और उसके निकलते ही मैरी रीज टेलबॉट कमरे में वापस आ गई। हाँ तो रेस, कामयाबी मिली? उसने पूछा। हाँ कुछ तो मिली, लेकिन एक रुकावट अभी पार करनी है। क्या इस काम में तुम्हारी होशियारी मेरी हेल्प कर सकती है? क्या तुम किसी ऐसे सरनेम के बारे में सोच सकती हो जो तुम्हें चेरी जैम की याद दिलाए? ये कैसी अजीब सी बात है रेस, प्लीज़ सोचो मैरी, मैं घरेलू किस्म का आदमी नहीं हूँ। तुम प्लीज़ जैम बनाने पर ध्यान दो, खास करके चेरी जैम। चेरी जैम कोई आम बनने वाली चीज़ नहीं है रेस, वो कभी कभी ही बनाया जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल चीनी जैसा हो जाता है जब तक आप मोरेलो चेरीज इस्तेमाल ना कर रहे हों। रेस हैरानी और उत्सुकता से कुछ बड़बड़ाया। यही है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ यही है। गुड बाय मेरी, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या मैं घंटी बजाकर उस लड़की को बुला सकता हूँ ताकि वो मुझे बाहर तक पहुँचा दे? फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला तो मिसेस रीज टेलबॉट पीछे से चिल्लाई, कमबख्त नाशुक्रे कहीं के, मुझे बताओगे नहीं कि ये सब क्या था? मैं तुम्हें बाद में आकर पूरी कहानी सुनाऊंगा मैरी, अभी मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, बाय, सी यू। निचली मंजिल पर बेटी उसका हैट और छड़ी पकड़े उसका इंतजार कर रही थी। रेस ने उसे शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। दहलीज पर रुककर वो पलटा और बोला, वैसे क्या वो नाम मोरेलो था? बेटी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल ठीक सर, यही था, टोनी मोरेली। यही नाम था जो उसने भूलने को कहा था, और उसने ये भी कहा था कि वो जेल में भी रह चुका है। रेस मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां उतर गया। सबसे नज़दीक वाले कॉल बॉक्स से उसने कैंप को फ़ोन किया। उनकी बातचीत छोटी लेकिन तसल्ली बख्श थी। कैंप ने कहा, मैं तुरंत तार भेज देता हूँ, वापसी तार से हमें जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात कहनी होगी रेस, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो ये हमारे लिए बहुत ही राहत की बात होगी। मेरी बात सही ही निकलेगी, क्योंकि ये पूरा सिलसिला अब एकदम साफ हो चुका है, रेस ने कहा। अध्याय 8। चीफ इंस्पेक्टर कैंप बहुत अच्छे मूड में नहीं था। वो पिछले 15 मिनट से एक खरगोश जैसे 16 साल के लड़के से बात कर रहा था, जो अपने अंकल चार्ल्स के ऊंचे दर्जे के कारण उस दर्जे का वेटर बनना चाहता था जिसकी ज़रूरत लग्जमबर्ग में होती थी। फिलहाल वो उन 6 परेशान जूनियर्स में से एक था जो अपनी कमर पर एप्रन बांधे घूमते थे और जिनका काम था कि हर बात का इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लें। चीज़ों को लाना ले जाना, ब्रेड रोल और मक्खन की टिकिया लाकर देना, और सबसे डांट खाना। चार्ल्स भी अपने रिश्तेदार की हिमायत करने की बजाय उसके ऊपर औरों से ज़्यादा फुफकारता था और बुरा भला कहता था। फिर भी पियरे अपने दिल में किसी दिन हेड वेटर बनने की तमन्ना रखता था। कैंप ने उसे अंदर बाहर से टटोल लिया था और खींचते हुए अपने आप को इस बात के लिए मना लिया था कि वो लड़का जो भी कह रहा था उसने वाकई वही किया था, न उससे कम न ज़्यादा।
यानी सिर्फ एक औरत का बैग फर्श से उठाया था और उसे उसकी प्लेट के पास रख दिया था। तभी सार्जेंट पोलॉक ने ये कहकर सबका ध्यान बटा दिया कि किसी लड़की का फ़ोन है जो लग्जमबर्ग केस को संभालने वाले ऑफिसर से बात करना चाहती है। कौन लड़की है वो? कैंप ने पूछा। सर, उसका नाम मिस क्लो वेस्ट है। अच्छा ठीक है, उसे ऊपर बुला लो। मैं उसे 10 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, उसके बाद मिस्टर फेराडे आने वाले हैं। जब मिस क्लो वेस्ट कमरे में दाखिल हुई तो कैंप को अचानक लगा कि वो उसे पहचानता था, लेकिन पल भर बाद ही उसने वो ख्याल छोड़ दिया। उसने पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा था, ये बात पक्की थी। मिस वेस्ट तकरीबन 25 साल की थी, लंबी, तांबे के रंग के बालों वाली और बहुत ही खूबसूरत। वो बुरी तरह घबराई हुई लग रही थी। कैंप ने फुर्ती से कहा, कहिए मिस वेस्ट, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने लग्जमबर्ग के बारे में अखबार में पढ़ा, जिस आदमी की वहाँ मौत हुई उसके बारे में। मिस्टर जॉर्ज बार्टन, क्या तुम उसे जानती थी? जी नहीं, सही तौर पर तो नहीं। मेरा मतलब है कि असल में मैं उसे जानती नहीं थी, लेकिन कैंप ने उसे ध्यान से देखा और बोला, क्या मैं पहले तुम्हारा पूरा नाम और पता जान सकता हूँ? जी हाँ सर, मेरा नाम है क्लो एलिजाबेथ वेस्ट, 15 मैरीवेल कोर्ट, मायाडा वेल। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। कैंप ने आंखों की कोरों से उसे देखा और मन में तय कर लिया कि वो वाकई एक एक्ट्रेस ही थी। अपनी खूबसूरती के बावजूद भी वो ईमानदार किस्म की लग रही थी। हाँ, तो अब बताइए मिस वेस्ट, आपको क्या कहना है? सर, जब मैंने मिस्टर बार्टन की मौत के बारे में पढ़ा और ये भी कि पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है, तो मुझे लगा कि शायद ये बात मुझे आकर आपको ज़रूर बतानी चाहिए। मैंने अपनी फ्रेंड से भी इसके बारे में बात की और उसका भी यही ख्याल था। वैसे मुझे लगता नहीं कि उस बात का इससे कोई संबंध होगा, लेकिन फिर भी संबंध है या नहीं इसका फैसला हम खुद कर लेंगे। आप मुझे बस बात बताइए, कैंप ने कहा। मिस वेस्ट ने कहना शुरू किया, मैं आजकल काम नहीं कर रही हूँ, छुट्टी पर हूँ, लेकिन मेरा नाम एजेंसियों के पास है और स्पॉटलाइट में मेरी तस्वीर आई है। मेरे ख्याल से उसी में मिस्टर बार्टन ने वो तस्वीर देखी थी। उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया और मुझसे कहा कि वो मुझसे एक काम करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो लग्जमबर्ग में एक डिनर पार्टी कर रहे थे और अपने मेहमानों को हैरत में डाल देना चाहते थे। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई और कहा कि वो चाहते थे कि मैं ठीक वैसा ही मेकअप करूं। मेरी रंगत काफ़ी हद तक वैसी ही थी। इतना सुनते ही कैंप के दिमाग में रोशनी की एक किरण सी चमकी। रोज़मेरी की वही फ़ोटो जो उसने एल्वेस्टन स्क्वायर में जॉर्ज की टेबल पर देखी थी, ये लड़की उसे उसी की याद दिला रही थी। वो रोज़मेरी बार्टन जैसी थी, शायद चौंकाने की हद तक तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। उसके नाक नक्श काफ़ी कुछ वैसे ही थे। लड़की ने आगे कहा, वो मेरे पहनने के लिए एक पोशाक भी लाए थे, वो मैं अपने साथ लाई हूँ। ये सलेटी रंगत लिए हुए हरी रेशम की पोशाक थी। मुझे अपने बाल भी फ़ोटो की तरह ही बनाने थे और मेकअप से समानताओं को उभारना था। उसके बाद मुझे लग्जमबर्ग आना था और पहले कैबरे शो के दौरान रेस्टोरेंट में जाकर मिस्टर बार्टन की मेज़ पर बैठ जाना था, जहाँ एक खाली कुर्सी रखी होनी थी। वो मुझे लंच पर भी वहाँ ले गए थे और उन्होंने मुझे दिखाया था कि मेज़ कहाँ पर होगी और मुझे कौन सी कुर्सी पर बैठना होगा। ओह, तो तुमने अपना वादा निभाया क्यों नहीं मिस वेस्ट? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि उस रात 8 बजे के आसपास किसी ने, मेरा मतलब है मिस्टर बार्टन ने फ़ोन किया और कहा कि पूरी बात पोस्टपोन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वो मुझे अगले दिन बताएंगे कि ये काम दोबारा कब होना था। और फिर अगली सुबह मैंने अखबार में उनकी मौत की खबर देखी। कैंप ने खुशी से कहा, और उसके बाद तुम बड़ी ही समझदारी से हमारे पास चली आईं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस वेस्ट। तुमने एक राज तो अब खोल ही दिया है, खाली कुर्सी का राज। वैसे अभी तुमने कहा कि किसी ने तुम्हें फ़ोन किया और फिर तुमने कहा मिस्टर बार्टन ने, ऐसा क्यों? वो इसलिए सर, क्योंकि पहले मुझे लगा कि वो मिस्टर बार्टन नहीं थे। उनकी आवाज़ अलग लग रही थी। क्या वो आवाज़ किसी मर्द की ही थी? जी हाँ, मेरे ख्याल से तो मर्द की ही थी। आवाज़ थोड़ी भारी थी, जैसे किसी को जुकाम हो गया हो। और उस आवाज़ ने बस इतना ही कहा? जी हाँ, बस इतना ही। कैंप ने कुछ और सवाल किए, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाया। जब मिस वेस्ट चली गई तो उसने सार्जेंट से कहा, तो ये थी जॉर्ज बार्टन की वो मशहूर योजना। अब मुझे समझ में आया कि सब लोग क्यों कह रहे थे कि वो कैबरे के बाद खाली कुर्सी को देखता रहा था और अजीब सा खोया खोया सा था। उसकी पूरी प्लानिंग बिगड़ जो गई थी और मिस वेस्ट को फ़ोन करने वाला भी वो नहीं था। बल्कि मुझे तो ये भी पक्का यकीन नहीं
कि वो आवाज़ किसी मर्द की ही थी। फ़ोन पर आवाज़ में भारीपन ले आना आवाज़ बदलने का अच्छा तरीका होता है। खैर, अच्छी बात है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अगर मिस्टर फैराडे आ गए हों तो उनको अंदर भेज दो। अध्याय 9 भाग 1। ऊपर से शांत दिखता हुआ लेकिन अंदर ही अंदर एकदम बेचैन स्टीफन फैराडे ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड में दाखिल हुआ। उसके दिलो दिमाग पर एक बोझ सा था। पता नहीं इस इंस्पेक्टर कैंप ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था, वो भी इतना जोर देकर। सैंड्रा के बिना उसने अजीब ढंग से बेसहारा और अकेला महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे जब वो दोनों मिलकर किसी जोखिम का सामना करते थे तो उसके डर आधे रह जाते थे। साथ होने पर उसमें ताकत और हिम्मत होती थी, लेकिन अकेला वो कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर कैंप ने उसका स्वागत अच्छी तरह से किया। एक मेज पर एक आदमी यूनिफॉर्म पहने बैठा था, हाथ में कागज कलम लिए। स्टीफन को बैठने को कहकर कैंप ने कहा, देखिए मिस्टर फैराडे, मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ। वो बयान लिखा जाएगा और जाने से पहले आपको उसे पढ़कर उस पर साइन करने होंगे। साथ ही मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा बयान देने से इनकार करने की पूरी आज़ादी है और अगर आप चाहें तो आपको अपना वकील यहाँ बुलाने का भी हक है। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, बस एक कागजी खानापूर्ति। स्टीफन ने धीरे से कहा, और मेरे ख्याल से मैं जो भी कहूँगा वो सब कुछ मेरे खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कैंप ने सधे स्वर में कहा, हम खिलाफ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते सर। आप जो भी कहेंगे उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। स्टीफन ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे जो भी कहना था वो सब आप आज सुबह सुन चुके हैं, फिर आपको एक और बयान की ज़रूरत क्यों है? वो एक इनफॉर्मल मीटिंग थी सर, और मेरा ख्याल था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप यहाँ अकेले में मेरे साथ करना चाहेंगे, अपने परिवार के सामने नहीं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं नहीं समझा, स्टीफन ने कहा। कैंप ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरे कहने का मतलब है कि आपका स्वर्गीय मिसेस रोजमेरी बार्टन के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था। स्टीफन ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, ये कौन कहता है? कैंप आगे को झुका और उसने एक टाइप किया हुआ कागज़ अपनी मेज से उठाया। फिर बोला, ये मिसेस बार्टन की चीज़ों में मिलने वाले एक खत की कॉपी है। असली खत हमारी फाइल में है और मिस मार्ले ने यह हमें दिया था। वो अपनी बहन की राइटिंग को पहचानती है। स्टीफन ने कागज़ को पढ़ा। लेपर्ड डार्लिंग। उसे लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कैंप की तरफ देखा। देखिए इंस्पेक्टर, हो सकता है ये खत मिसेस बार्टन ने ही लिखा हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशारा नहीं है कि यह मुझे लिखा गया था। कैंप मुस्कुराया और बोला, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि 21 मेलैंड मैंशंस अर्ल्स कोर्ट का किराया आप भरा करते थे? स्टीफन के सारे कसबल ढीले पड़ गए। इसका मतलब था कि ये लोग सब कुछ जानते थे। उसने हारे हुए स्वर में कहा, ओह, लगता है आपको काफ़ी जानकारी है। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे पर्सनल मामले रोशनी में क्यों लाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लाए जाएंगे मिस्टर स्टीफन, अगर उनका जॉर्ज बार्टन की मौत से कोई लेना देना नहीं हुआ तो। ओह, समझा। आप ये कह रहे हैं कि पहले मैंने उसकी पत्नी से संबंध बनाए और फिर जॉर्ज को मार डाला। देखिए मिस्टर फैराडे, मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ। आप दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। आप लोग अलग हुए आपकी मर्जी से, रोजमेरी की मर्जी से नहीं। जैसा कि खत से जाहिर है, वो आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाहती थी और फिर वो अचानक से मर गई। अरे तो उसमें मैं क्या करूं? उसने खुदकुशी की, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो खुदकुशी हो भी सकती है मिस्टर फैराडे और नहीं भी हो सकती है। उसके पति को यही लगता था कि खुदकुशी नहीं थी। उसने इस बात की खोज शुरू की और वो भी मर गया। तो अब ये सारा सिलसिला कुछ तो इशारा करता ही है ना। लेकिन ये सब आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मैंने थोड़ी किया है ये सब। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना मिस्टर फैराडे कि मिसेस बार्टन की मौत आपके लिए एकदम सही टाइम पर हुई। कोई भी स्कैंडल का खड़ा होना आपके कैरियर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता। नहीं इंस्पेक्टर, कोई स्कैंडल नहीं होता। मिसेस बार्टन बात को समझ जाती। इस बात पर तो मुझे बहुत शक है मिस्टर स्टीफन। वैसे क्या आपकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में पता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पक्का यकीन है? हाँ है। मेरी पत्नी को बिल्कुल नहीं पता कि मेरे और रोजमेरी के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ था, और उम्मीद है कि उसे और कुछ मालूम भी नहीं होगा। क्या आपकी पत्नी ईर्ष्यालु किस्म की है मिस्टर बार्टन? बिल्कुल भी नहीं इंस्पेक्टर।
जहाँ तक मेरा सवाल है, उसने कभी जरा सी भी जलन नहीं दिखाई है। वो बहुत समझदार है। इंस्पेक्टर ने एक बिल्कुल ही अलग सा सवाल किया। पिछले 1 साल में क्या कभी आपके पास साइनाइड था मिस्टर फैराडे? जी नहीं। लेकिन आप गांव में अपने घर में तो साइनाइड रखते हैं। वो माली रखता होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आपने खुद कभी किसी केमिस्ट से नहीं खरीदा, या फिर फोटोग्राफी के लिए? मैं फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, और मैं फिर से कहता हूं कि मैंने कभी साइनाइड नहीं खरीदा है। कुछ और सवाल पूछने के बाद कैंप ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। फिर वो अपने जूनियर से बोला, ये आदमी इस बात से इनकार करने में बहुत जल्दी में था कि उसकी पत्नी रोजमेरी के साथ उसके रिश्ते को जानती थी। ऐसा क्यों होगा भला? जूनियर ने कहा, मेरे ख्याल से सर वो बहुत डरा हुआ है कि कहीं उसकी पत्नी को पता ना चल जाए। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन मुझे लगता था कि उसमें इतना दिमाग तो है कि वो ये समझ सके कि अगर उसकी पत्नी अनजान है और पता लगाने पर काट छील डालेगी तो उसके लिए रोजमेरी को मार डालने की एक और वजह बन जाती है। अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसे चाहिए था कि वो मान ले कि उसकी पत्नी को काफ़ी कुछ पता था, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं होगा सर। कैंप ने नामे सिर हिलाया। स्टीफन फैराडे बेवकूफ़ नहीं था। उसके पास तेज़ और धूर्त दिमाग था, और वो इंस्पेक्टर को ये समझाने के लिए बहुत बेचैन था कि सैंड्रा कुछ नहीं जानती थी। खैर, जो भी हो, कैंप ने कहा, रेस ने जो रास्ता ढूंढ निकाला है वो उससे खुश है, और अगर वो सही है तो दोनों फैराडे शक से बाहर हो जाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मुझे भी खुशी होगी। मुझे ये आदमी अच्छा लगता है, और पर्सनल तौर पर मैं नहीं समझता कि ये खूनी है। भाग 2। अपनी बैठक का दरवाज़ा खोलते हुए स्टीफन ने कहा, सैंड्रा। वो अंधेरे में से उसकी तरफ बढ़ाई, अचानक उसे थामते हुए। स्टीफन, मैं रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बताओ क्या हुआ वहाँ? स्टीफन ने कहा, वो लोग सब जानते हैं, रोजमेरी के बारे में भी, और उनको लगता है कि मेरे पास कत्ल के लिए कारण था। मुझे माफ़ कर दो डार्लिंग, मैं तुम्हें कहाँ घसीट लाया हूँ। ये सब मेरा ही कसूर है। अगर मैं रोजमेरी की मौत के बाद अलग हो जाता, कहीं चला जाता तुम्हें आज़ाद करके, तो तुम इस पचड़े में पड़ते ही नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें इस इतनी बड़ी मुसीबत में उलझा दिया है अब। सैंड्रा ने कांपते स्वर में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे अलग होने की बात कभी सोचना भी मत, और मुझसे कभी अलग मत होना। तुम मेरी ज़िंदगी हो स्टीफन, मेरी पूरी ज़िंदगी। प्लीज़ मुझसे कभी भी अलग मत होना। स्टीफन का गला भर्रा गया। मुझे पता ही नहीं था सैंड्रा कि तुम मुझे इतना चाहती हो। अब हम इस काम में एक साथ हैं सैंड्रा। हम एक साथ ही इसका सामना करेंगे। जो भी होगा सब कुछ एक साथ झेलेंगे। सैंड्रा ने दृढ़ता से कहा, और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं स्टीफन, मैं इस बात को अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अगाथा क्रिस्टी के नॉवल स्पार्कलिंग साइनाइड का चौथा और आखिरी भाग।